अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तुफ़ैल हसन। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं साउथ कोरिया पहुंच गया हूँ। तो सोचा कि हमारे जितने बहन भाई हैं उधर पाकिस्तान से अभी रिसेंटली फ़र्स्ट टाइम आ रहे होंगे मार्च सेशन के लिए, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पे कोई मैंने कुछ चीज़ें, कुछ सजेशंस हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं। उसमें कंटेंट इस प्रेजेंटेशन की ये होगी कि पाकिस्तान आने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाए उधर से निकलने से पहले, फिर ट्रैवलिंग के दौरान कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पहुँचने के बाद। ये प्योरली मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हैं। मे भी कुछ चीज़ें जो है ना, कोई एग्री न भी कर रहा हूँ। बहरहाल जो मुझे अच्छा लगा और जो मुझे चीज़ें लगी, परसीव की, आगे लोगों को बताने के लिए शायद उसमें ये आसानियाँ पैदा करे, तो इस वजह से ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले पाकिस्तान में रहते हुए जो चीज़ें हम करते होते हैं, मतलब पाकिस्तान छोड़ने से पहले सबसे पहले टिकट की बुकिंग है। ये स्टूडेंट के लिए तो मस्ट ये करना चाहिए कि वो 10% डिस्काउंट पे जाना चाहिए उसे। एमरेट्स और कतर एयरवेज़ दोनों जो है ना 10% डिस्काउंट देते हैं, और साथ में 10 kg एक्स्ट्रा वेट भी अलाउ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि फ़्लाइट को बुक करते वक्त इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखा जाए कि जो है ना फ़्लाइट उसकी जो है सियोल किस टाइम पहुंचेगी। ये आइडिया ये होगा कि वो दिन के टाइम पहुंचे, क्योंकि आगे जो डेस्टिनेशन पे जाना आसान होता है। और एक और चीज़ कि अगर ड्यूरिंग जो बुकिंग के दौरान एक प्रेफरेंस दी जाती है कि कहाँ कौन सी सीट चाहिए, तो उधर एक विंडो वाली सीट है उसको प्रेफरेंस दी जाए। इसकी रीज़न मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा, टिकट, पीसीआर, एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, इन सब के दो दो कम से कम जो है ना वो रखे जाएँ, फ़ोटो कॉपीज़ अपने पास रखें, ताकि कहीं भी ज़रूरत पड़े तो वो दे दे सकें। ठीक है। बाकी साउथ कोरिया में जिस सिटी में जाना हो उस सिटी का टेम्परेचर चेक करें, और उसके हिसाब से कोई एक दो जोड़े गर्म कपड़े उठाएं। और स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा कि पोलिएस्टर का कोट जो बड़ा होता है, पोलिएस्टर वाला, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है स्पेशली इस मौसम में। बहरहाल एक महीने तक मौसम नॉर्मल भी हो जाएगा। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मास्क बहुत अच्छे वाला एक लेना चाहिए, N95। अगर ये नहीं भी मिले तो कोई बहुत अच्छा वाला मास्क एक लेना चाहिए, और जो है ना उसके साथ अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइज़र लेना चाहिए, और सैनिटाइज़र को फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चाहिए, और मास्क को बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। इसके अलावा मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आने से निकलने से पहले कुछ दिन पहले आप लोग जो ग्रुप बना हुआ है क्वारंटाइन और फ्लाइट का, उस पर कंफर्म करें कि कोई और उसी फ़्लाइट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा आसानी होगी। एक बंदा भी साथ हो तो कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि डेफिनेटली दुबई में और कतर में भी कोई 15 से 17 घंटे की स्टे नॉर्मली होती है। तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता। कोई इधर उधर जाना हो, कहीं वॉशरूम या किसी और जगह, तो कोई एक बंदा वो बैग्स वगैरह की टेंशन नहीं होती। एक चीज़ मैं और रिकमेंड करूँगा, क्वारंटाइन का एड्रेस कोरियन में और इंग्लिश में, और जो फ़ोन नंबर जिस पे क्वारंटाइन की कंफर्मेशन करनी हो सियोल एयरपोर्ट से, वो एक पेज पे 5-6 जो है ना पेस्ट करके उसका प्रिंट लिया जाए। ये आगे मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा भी कि जिस तरह से रिकमेंडेड है। तो ये करना ताकि इजी रहे। आपने टैक्सी वाले को देना है, आपने बस वाले को देना है, आपने एयरपोर्ट पे देना है, कहीं भी दिखाना है, या जो है ना आपने फ़्लाइट के दौरान कुछ फॉर्म्स मिलते हैं वो लिखने हैं, ताकि वो आप एक छोटा सा पीस निकाल के उससे आप लेके, या किसी को अगर पूरा पीस देना भी हो तो 5-6 आपके पास होंगे। आ, इसके अलावा कुछ लोगों को इश्यूज फेस करने पड़े, उस बेस पे ये मैं कह रहा हूँ कि आने से पहले जो है ना ये कंफर्म करें कि जो क्वारंटाइन रूम है उधर कोई कंबल वगैरह, रज़ाई वगैरह है या नहीं है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इधर हर जगह पे तकरीबन ये फ्लोर हीटर्स हैं, और जो है ना पानी के वो हैं, पानी गर्म करने का जो सिस्टम है, इसके बारे में कंफर्म करें, इनको सीखें कि ये कैसे चलाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इधर कोरियन में लिखी होती हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफर्म करें कि ये चल रहा है, प्रॉपर्ली वर्किंग में है या नहीं है। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स क्वारंटाइन के लिए भी उठाने चाहिए। और इम्पोर्टेंटली कि आप मनी जो है ना वो ट्रांसफ़र करें उधर से ही, किसी वेस्टर्न यूनियन से, या बहुत सारी एक्सचेंज वाले हैं, डबल ए एक्सचेंज और काफ़ी सारी हैं, उससे एक मुनासिब रेट पे मिल जाते हैं। एयरपोर्ट से बिल्कुल भी नहीं करने, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आगे सबसे पहले मैं जो क्वारंटाइन एड्रेस की बात कर रहा था, वो इस तरह मैंने जो किया था वो इस तरह से ना, ये दोनों में लिख के, कोरियन में, इंग्लिश में, और नीचे नंबर, ये एक ही पेज पे 5-6 दफ़ा पेस्ट किया था, और देन एक प्रिंट ले लिया था, एक दो पीसेस ये काट लिए थे अपने जेब में रख के।
कि कहीं भी ये दिखानी हो तो किसी को देना भी हो तो कोई इशू नहीं है, आसानी रहेगी। इसके बाद क्यों ये जहाज़ की सीटिंग प्लान है, ये क्यों अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसमें देखो, नॉर्मली ये इसकी एंट्रेंस और एग्ज़िट है। ये 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 पहला वाला जो दिखाई दे रहा है कर्सर, अब ये बिज़नेस क्लास के लिए है, और ये बाकी सारा जो है ना ये इकोनॉमी क्लास है। इसमें देखो ये अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको नॉर्मली चेक इन फ़्लाइट से 48 आवर्स पहले आपके लिए चेक इन का ऑनलाइन ऑप्शन देते हैं, उसमें सीट सिलेक्शन का भी ऑप्शन होता है। हमेशा ये कोशिश किया करें कि एक तो मैंने पहले कहा था कि विंडो वाली सीट लें, उसकी रीज़न भी मैं बताता हूँ अगली स्लाइड पे। लेकिन दूसरी ये है कि अगर आप ये इस तरह की सीट्स लेंगे ना जो करीब करीब हो एग्ज़िट के, तो ये आपको मतलब बैठने में भी टाइम कम लगेगा, और फिर स्पेशली जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो भी टाइम कम लगेगा, और बाकी लोगों से पहले पहले आप जो है ना इमिग्रेशन वालों के पास जा सकते हैं, आपका टाइम कम लगेगा। तो इसलिए ये कोशिश करें कि जो आगे आगे सीट्स हों, ए बी सी इस तरह के जो है ना ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज़ हैं, 8 9 से लेकर ये 39, इस तरह हर जो है ना फ़्लाइट की डिफरेंट होगी इस तरह की। लेकिन कोशिश करें कि करीब करीब जो रो है उसमें एडजस्ट हों आप। और दूसरी जो मेन रिकमेंडेड चीज़ है कि वो खिड़की विंडो साइड पे हो। आगे ये जो है ना ओवरऑल एक इस तरह का होता है। अ, इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो विंडो साइड वाली बताई वो क्यों बताई है। आजकल कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ट्रैवलिंग में स्पेशली आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, तो कोई पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहले तो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मास्क बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए किसी भी सूरत, फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। और विंडो की सीट की जो लॉजिक है वो ये है कि अगर आप इधर फॉर एग्जांपल इधर कहीं साइड पे बैठे हैं, तो आपके साथ ये एक बंदा इन कांटेक्ट है। ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो इन कांटेक्ट है बंदा, इसे भी कोविड हो सकता है, आपने इससे भी बचना है। लेकिन आप देखो, अगर आप विंडो साइड पे हैं तो एक साइड पे आप एक तो बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, और साथ में एक बंदे से आपको बचना होता है। अगर दूसरी साइड पे अगर आप कहीं दरमियान में कहीं बैठे हैं, या इधर जो रास्ता होता है जहाँ बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं, आप इधर हैं, तो आपके चांसेस ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे कि आपको कोविड लगने के। तो इसलिए कोशिश करें कि जो विंडो वाली सीट है ना, इसको प्रेफर करें। इसके बाद ये मैं एक सजेस्ट करूँगा कि ये सेल्फ क्वारंटाइन की ऐप है, ये इसी जो क्यूआर कोड है इससे भी जो है ना इंस्टॉल हो सकती है। ये पहले से ही इंस्टॉल करें, बजाय इसके कि आप एयरपोर्ट आके इस पर टाइम ज़ाया करें। ये इस तरह की ये नज़र आएगी जब आप डाउनलोड करेंगे मोबाइल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली जब कोरिया पहुंचते हैं आप, तो सारी चीज़ें आपको कोरियन में ही लिखी हुई मिलेंगी। इवन के आपके एसी का रिमोट, हीटर का रिमोट, ओवन, और जो है ना बहुत और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कोरियन में लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले ये ऐप आप डाउनलोड करें, गूगल ट्रांसलेट का। उसके बाद अगर आपको इधर कॉपी पेस्ट करते हैं तो इधर इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको मिलेगी, बहुत अच्छी ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कैमरे का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, सारा कुछ कोरियन में लिखा हुआ है, जब इस पे आप फिक्स करेंगे वो कैमरे में ये नज़र आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जी नीचे जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो ये जो है ना उसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगी, और हमें आइडिया हो जाता है कि ये क्या जो नाम से फिर ये क्या चीज़ है, कैसे चलाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आप लोग पहले से ही इंस्टॉल करें। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूँगा कि इधर पाकिस्तान में एयरपोर्ट से, स्पेशली मैंने थोड़ा कराची एयरपोर्ट का वो दिया हुआ है कि एयरपोर्ट से क्या क्या प्रोसेस होता है जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आ रहा था तो मुझे नहीं आइडिया था। सबसे पहले तो रिकमेंडेड ये है कि अगर चेक इन 3 घंटे पहले शुरू हो जाता है तो आप कोई आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुँचें, और अंदर जाके सबसे पहले आपकी जो है ना ये इधर मेटल डिटेक्टर से और ये बैग्स की स्क्रीनिंग होती है, इधर आपने रख के जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरी साइड पे चली जाती हैं, और बाज़ दफ़ा आपके बैग्स खोलते भी हैं आगे। अ, अच्छा, इस स्क्रीनिंग से निकल के आगे जो है ना आपने जाना होता है, जो एमरेट्स की है या कतर एयरवेज़ है, जो भी फ़्लाइट है उसके अपने काउंटर्स हैं, उस पे जाना होता है, ताकि आपको जो है ना चेक इन वगैरह के वो दिए जाएँ, बोर्डिंग पास दिए जाएँ। तो उधर के लिए मैं ये पहले जाने का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पहले पहुँचे होंगे तो डेफ़िनेटली क्या होगा कि इधर बैग स्क्रीनिंग के बाद आप डायरेक्टली लाइन के बिल्कुल टॉप पे होंगे, और जल्दी जल्दी आप जो है ना अपने बैग्स का आपका वज़न और बाकी जो बोर्डिंग पास वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे, टाइम कम लगेगा।
जितना आप लेट जाएंगे लोग ज़्यादा होते जाएंगे और आपको इतना ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा अपने बैग्स और सारी चीज़ों के साथ। अच्छा, जब इधर से आप पास हो जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, वो आपको बोर्डिंग पास देते हैं। उसके बाद जो है ना ये इमिग्रेशन वालों के पास आना होता है। इमिग्रेशन वाले आपसे अब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके सारा कुछ करके आपके पासपोर्ट पे और आपके जो है ना वो उस पर स्टैंप लगा के बोर्डिंग पास पे तो स्टैंप लगा के आप आगे चले जाते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली यहाँ हमने नॉर्मली कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं। हमें आगे दुबई या दोहा जाना होता है। मैं मेरा दुबई की एक्सपीरियंस है तो इसलिए ये मैंने इधर पिक्चर लगाई हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो दुबई पे जो है ना जब फ़्लाइट लैंड करने से तकरीबन आधा घंटे या 20 मिनट पहले जो आप सीट के सामने एक स्क्रीन लगी होती है उस पे आ रहा होता है कि आगे आपका चेक इन काउंटर कौन सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये देखो B14 लिखा हुआ है, B12 B13 लिखा हुआ है, तो इस तरह से वो आप सियोल वाली जो आगे जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है वो सारी उधर स्क्रीन पे आ रही होती हैं। तो आपने सियोल की जो है ना वो चेक इन काउंटर देखना है कि चेक इन काउंटर कौन सा है। मेरा फॉर एग्जांपल B14 है, तो आपने फिर एयरपोर्ट आके उधर अगर आपके साथ कोई और नहीं भी है, पहली दफ़ा ही आप आ रहे हैं, तो आप किसी से पूछ के कि मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट में हूँ, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप जाते जाते फिर ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, डायरेक्शंस आपको दे रही होंगी कि B14 कहाँ पे है, B13 ये कहाँ पे है, सी ये कहाँ पे है। तो डेफिनेटली आप बड़ी इजीली जो है ना अपने काउंटर तक पहुंच सकेंगे। अगर आपको काउंटर का नहीं पता तो आप जो है ना फिर मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है। आगे जब आप दुबई से आगे दुबई में स्टे के बाद जितने भी स्टे है उसके बाद जब आगे जो सियोल के लिए फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेगा तो क्या होता है कि नो ये चार फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। ये चार फॉर्म्स आपने फिल करने होते हैं। ठीक है। ये आप देख लें, इसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं कोई नॉर्मली वही एड्रेस वगैरह आपका नाम वो चीज़ें क्वारंटाइन का डिक्लेरेशन वगैरह होती हैं, ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंटली जब आप सियोल के एयरपोर्ट पे उतरते हैं सबसे पहले जो रिकमेंडेड है कि आपने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले आप लोगों ने वो इंस्टॉल करना है। और जो मैंने अभी आप लोगों को शायद समझ आ जाए कि फ़्लाइट की जो मैंने सीटिंग का प्लान बताया था कि जब आगे हो उसको फ़ायदा क्या होता है। जब आप आगे हैं तो आप जल्दी जल्दी फ़्लाइट से बाहर निकल सकते हैं। जितना आप पीछे होंगे आपसे आगे वाले जब तक निकले नहीं होंगे आप नहीं निकल सकते। तो क्या होगा कि डेफिनेटली आपका अगर आप जितने आगे हैं आपका टाइम बचत होगा। आप उधर से निकलेंगे डायरेक्टली आपने इधर जो बैक साइड पे एक स्टैंडीज लगी हुई हैं कि ऐप इंस्टॉल करें ये करें, लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं उस पे। आप बिल्कुल एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना, डायरेक्टली जल्दी जल्दी से आके इधर टेम्परेचर चेक पे आना है। ये जो स्टेप वन है, टेम्परेचर आपका चेक करेंगे और आपसे जो पीसीआर टेस्ट है आपका ओरिजिनल इधर से पाकिस्तान से जो लेके जाते हैं वो आपसे ले लेंगे और एक जो है ना एक रिसिप्ट आपको दे देंगे कि इसने जो है ना ये जमा करा दिया। ठीक है। स्टेप टू पे आगे आपको जाना होता है। आपको वो ऐप इंस्टॉल करवाते हैं आपसे। आपने ऑलरेडी ऐप जो है ना इंस्टॉल की होगी। होगा ये कि कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह उसमें पुट करनी होती है, वो आपको जो उधर ऑफिसर होता है वो आपको बता देता है। इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। तीसरी चीज़ ये होती है कि स्टेप 3 पे इस ऐप के इंस्टॉल करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद तीसरे स्टेज पे आपका जो क्वारंटाइन एड्रेस है एक काउंटर पे आपने जाना होता है। बड़ी लंबी लाइन होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जितनी जल्दी निकलेंगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो आप लाइन के टॉप वंस में से होंगे और आपका जल्दी जल्दी ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो इधर आपसे एड्रेस वगैरह कंफर्म करते हैं और आपने जो फ़ोन नंबर लिखा है कोरियन का उसे कॉल करते हैं वो कि ये बंदा उधर स्टे करेगा क्वारंटाइन करेगा ये ठीक है। अगर वो कहते हैं तो इट्स ओके, तो ये क्या करते हैं आपका वो एड्रेस वगैरह इस ऐप में पुट कर देते हैं ताकि इसके थ्रू आपको ट्रैक कर सके। इसके बाद आपको आगे जाना होता है इमिग्रेशन के काउंटर्स पे। और इमिग्रेशन के दो काउंटर्स होते हैं। एक पहले एक पे जाना होता है, कुछ फॉर्म्स वगैरह वो देते हैं, फिर दूसरे पे जाना होता है। और इस तरह इसके बाद फिर आपने जो है ना वो आगे बैग्स अपने कलेक्ट करने होते हैं और बैग्स की स्क्रीनिंग के बाद आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। अच्छा, ये सियोल एयरपोर्ट के बाहर जब आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन के टाइम का जो मैंने पहले कहा हुआ था कि दिन के टाइम कोशिश करें कि दिन के टाइम आप लोगों की उधर अराइवल हो सियोल। वो इसलिए कहा था कि KTX और ये बसेस जो नॉर्मली होती हैं इनकी अपनी टाइमिंग होती है। अगर आप लेट टाइम पहुंचते हैं तो आपको बस भी अवेलेबल नहीं होगी और KTX भी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है। KTX नॉर्मली आउट ऑफ सिटी सियोल से आउट किसी ने जाना होता है उसलिए होती है। तो अगर क्योंकि अगर KTX नहीं है आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देती है फिर। और आप डेफिनेटली आपको जो है ना एयरपोर्ट पे रात को स्टे करना पड़ेगा। मेरे दोस्त थे मेरे साथ, उनको पे स्टे करना पड़ा।
और विदिन सियोल अगर आप 8 बजे तक, ये मेरे ख्याल में है अप्रोक्सीमेट, कि अगर 8 बजे तक आप जाते हैं शाम के, तो आपको ये बस मिल जाती हैं। आप कहीं जाते हैं तो आप इस पर ईज़िली चले जा सकते हैं 16,000 कोरियन वॉन दे के। और इसके अलावा अगर ये नहीं है, आप लेट पहुंचते हैं, क्वारंटाइन टैक्सी हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होती है, लेकिन ये है कि इसमें कोई 80 to 90 डॉलर जो है ना आपको, मे बी 100 भी देने पड़े, वो देने पड़ते हैं, डिपेंड्स अपॉन आपकी डेस्टिनेशन विद इन सियोल। तो आपके पैसे बचाने के लिए पैसे भी बच सकते हैं, आपका टाइम भी बच सकता है, इंतज़ार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा अगर आप जो है ना दिन को पहुंचते हैं और अगर टाइम वेस्ट नहीं करते। इसके बाद आप क्वारंटाइन रूम में जब पहुंचते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि इधर जो है ना काफ़ी सर्दी है, और जो है ना वो ब्लैंकेट का भी मैंने पहले इसलिए कहा था कि आप लोग कंफर्म करें। ये जो है ना नॉर्मल इस तरह एक रिमोट टाइप का लगा होता है, जिसमें नॉर्मली ये जो फ्लोर हीटर होता है और वाटर जो है ना हीटर होता है वो इसी पे होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो एक तो ये है कि आपकी जो पहले से अगर गूगल ट्रांसलेट इंस्टॉल किया हो तो इजीली आप जो है ना इसको स्कैन करके आप इस पे आ जाते हैं कि ये कौन कौन किस किस चीज़ का बटन है। ठीक है, तो ये करेंगे, आपकी जो है ना फ्लोर हीटर भी ऑन हो जाता है और जो है ना वो वाटर हीटिंग सिस्टम भी ऑन हो जाता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती। क्योंकि अगर ये दोनों सिस्टम ऑन नहीं होते तो इधर काफ़ी सर्दी है, काफ़ी जो है ना वो इश्यूज़ फेस करना पड़ेगा, या अगले दिन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई आपको आए बताए, या आपका दोस्त आपको आ तो खैर डेफिनेटली कोई नहीं सकता, लेकिन उसको पिक्चर सेंड करना, ये चीज़ें करना, ये आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा क्वारंटाइन ऐप को कैसे यूज़ किया जाए। नॉर्मली जो है ना क्वारंटाइन ऐप जब वो सारा कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप जो है ना सेल्फ डायग्नोस, नॉर्मली आपने दिन में 2 दफ़ा अपनी हेल्थ कंडीशन जो है ना इस पर पुट करनी होती है। वो कैसे पुट कर सकते हैं, जो इधर ये सेल्फ डायग्नोस लिखा हुआ है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इधर आपको फीवर है या नहीं है, ये डिग्री लिखी हुई है। ठीक है, ये आपने नो करना है, जैसे भी है कंडीशन आपकी। टेम्परेचर आपने लिखना है, ये चीज़ें आपने लिखनी है, एक दो और नीचे हैं। जब वो लिख के आप एंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा आपकी ऐप में, और उधर जो आपका क्वारंटाइन ऑफिसर होता है उसको ये पहुंच जाता है कि ये बंदा जो है ना पुट कर रही चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़, आप ये जो डायग्नोसिस लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आपने 1 हफ़्ता किया हुआ है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड आ रहा होता है कि कौन से दिन। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मैंने 27 को जो है ना 2 दफ़ा किया हुआ है, टाइम भी आ रहा है कि इस टाइम मैंने अपना पुट किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप दिन में 2 दफ़ा नहीं करते या बिल्कुल भी नहीं करते, ये वाला जो ब्लू आ रहा है ये रेड आ रहा होगा, ये इस तरह फिर ब्लू नहीं आएगा। और ये आपको क्वारंटाइन ऑफिसर भी आपको वो करेगा मोस्टली काको के थ्रू कि आप क्यों नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि काफ़ी सारे लोगों को थर्मोमीटर मिल जाता है हेल्थ जो ऑफिसर है, क्वारंटाइन ऑफिसर, उसकी तरफ से। अगर नहीं भी मिलता तो मेरी दफ़ा मुझे नहीं मिला था, मैंने क्वारंटाइन ऑफिसर से कांटेक्ट किया कि मैं कैसे अपनी टेम्परेचर चेक करूं। तो उसने मुझे कहा कि अगर आपको टेम्परेचर नहीं है तो आप सिंपली 36.5 लिख के डेली वो करते रहें, मतलब इस तरह प्रोसीड करते रहें। तो अभी मेरे पास कोई थर्मोमीटर नहीं है, मेरा 1 हफ़्ता इधर पूरा हो गया, लेकिन मैं स्टिल 36.5, 36.6, 36.4 ये लिख के इस तरह की अपनी रिकॉर्ड आगे अपडेट करता कर रहा हूँ। अच्छा, इधर पहुंचने के बाद आप लोगों के नॉलेज में होगा ही कि जो है ना 2 कोविड टेस्ट करने पड़ते हैं। पहला कोविड टेस्ट जो है ना उसी दिन या अगले दिन करना पड़ता है। मैंने जो पहले कहा हुआ था कि आप लोग फ़्लाइट की शेड्यूल कोई ऐसी हो कि वो दिन को सियोल पहुंचे, तो ये आइडियल इसलिए हो जाएगा कि एक तो आप टाइमली अपने क्वारंटाइन प्लेस पे पहुंच सकेंगे। फिर अगर आप सियोल में हैं, आप शाम से पहले पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि उसी दिन आप कोविड टेस्ट के लिए सैंपल दे सकते हैं। आप बस पे जहाँ जहाँ तक आते हैं उधर से आपको जो प्लेस है, हेल्थ सेंटर है, उधर जाके आपको सैंपल देना पड़ेगा, अगले दिन आपको दोबारा जहमत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये उसी दिन का ऑप्शन होता है। हाँ, अगर अगले दिन तक बात पहुंचती है तो अगले दिन ऑप्शंस मेरे केस में ये था कि जब हमने कांटेक्ट किया, मैंने अपने दोस्त के थ्रू किया क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था। मैं व्हाट्सएप के थ्रू दोस्त से कांटेक्ट कर रहा था, और मेरे दोस्त ने आगे जो कांटेक्ट किया तो उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए कि या तो ये साइकिल पे भी आ सकता है, पैदल भी आ सकता है, और जो है ना या क्वारंटाइन टैक्सी पे आ सकता है। तो इन मेरे तो इधर जो हेल्थ सेंटर था वो करीब था, तो मैं जो है ना पैदल ही चला गया था। लेकिन अगर आप लेकिन दूर है आपसे तो आपको क्वारंटाइन की टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ये पहले दिन वाले ऑप्शंस बहुत बेहतर होते हैं कि पहले दिन ही सारा कुछ हो जाए। और दूसरा टेस्ट वो 1 या 2 दिन क्वारंटाइन के कंप्लीशन
जो है ना कंप्लीशन से पहले ही होता है। तो इस तरह की जो है ना सारा क्वारंटाइन का पीरियड जो है ना एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच आप लोगों के सुनने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगी और आप लोग जो है ना इस चीज़ों को कंसिडर करेंगे। मैं भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हों कि जो मेरी कंसिडरेशन में ना हो, आप लोगों को कुछ और कोई और दोस्त बताएं। एनी हाउ थैंक यू सो मच। एन्जॉय योर ट्रेवल्स एंड मेक न्यू मेमोरीज। हैव अ सेफ ट्रिप। थैंक यू।